हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। जैसा कि हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब हो गया कि स्पीड, है ना, धार, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेज। मतलब हम यहाँ पे बोलते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे, या इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम बोलेंगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a given cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ये वायर है, वायर का ये जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, या कहीं भी आप ले लीजिए कि कितने चार्ज यहां से फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। क्या लिखेंगे? पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब हो गया कि एक यूनिट टाइम में इस एरिया से कितने चार्ज बाहर हो रहे होंगे। तो मैं मान लो अगर बोल दूं कि एक सेकंड में यहां से 10 कूलम चार्ज बाहर निकल रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके करंट की वैल्यू क्या आ गई? हम बोलेंगे 10 एम्पियर। करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। अगर मान लो कोई बोल दे कि भाई 2 सेकंड में यहां से 2 सेकंड में 400 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने देर में? 2 सेकंड में। तो आप बोलोगे कि करंट कितना है? तो आप बोलोगे नहीं 2 सेकंड में नहीं चाहिए हमको, तो 1 सेकंड में चाहिए। तो आप बोलोगे I इज इक्वल टू हो जाएगा क्या कि आप बोलोगे 400 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां कितना आ गया? यहां पे आ गया 200, तो बोलेंगे 200 एम्पियर। तो यहीं से बेटा एक फॉर्मूला बन के आता है कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q मतलब क्या हो गया? टोटल चार्ज, और T मतलब क्या होता है? टाइम। ध्यान रखिएगा, टोटल चार्ज जो होता है ना, उसको हम Ne भी बोलते हैं। Ne अपॉन T हो जाएगा। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कहीं पे लिख दो इस बात को। N क्या है? N है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? E है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितनी होती है इसकी वैल्यू? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। वैल्यू याद रहेगा, वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कभी आपको बोल दे कि क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, टाइप 1, अपना न्यूमेरिकल का टाइप 1 है। देखो न्यूमेरिकल टाइप 1 में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम एक सवाल देते हैं आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इफ कितना ले लूं, तो बोलेंगे 10 पे पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू a area in 10 सेकेंड। सवाल समझ में आ गया? बोलता है कि इतने इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं है इस बार, बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं वो तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। I इज इक्वल टू क्या हो गया? Ne अपॉन T। N कितना है बेटा? 10 पे पावर 5, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा 4, मतलब 10 पे पावर 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 और +4 कितना आ जाएगा? -15। इतना एम्पियर चार्ज वहां से क्या हो रहा होगा? फ्लो हो रहा होगा। तो ये टाइप 1 का न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल कराएंगे तो अपना एक टाइप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हो गया लिख के, सवाल यहां पे लेते हैं। बोलता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a given area if value of current is 10 ampere and time is 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड। तो बोलेंगे ठीक है, वही पुराना फॉर्मूला सवाल था ये, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बोले I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे Q अपॉन T। Q कितना है बेटा? Q आपको नहीं पता। I की वैल्यू क्या है? तो आपको बोला है 10 एम्पियर। टाइम कितना है? तो ये है 2। तो हम बोलेंगे यहाँ से आ जाएगा 20 इज इक्वल टू Q।
तो हम बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इज इक्वल टू 20 क्या, 20 कूलम। तो हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू 20 कूलम। कूलम को हम C से लिखते हैं। तो इस टाइप के मतलब न्यूमेरिकल, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे इसी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात? तो हमने पढ़ लिया कि I इज इक्वल टू NE अपॉन T। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे मैं चार्ज वार्ज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, ये सब आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारा जो रेगुलर कोर्स है चाहो तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में हम वही बात करेंगे जो सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना बहुत बार ना बच्चों को आसान भी लग सकता है, लेकिन कभी कभी जब नहीं समझिएगा ना तो इसको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। हम बोलेंगे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, बहुत दूर से एक खास पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हुआ, फिर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि द टोटल वर्क डन क्या करने में, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक लाना है, तो बोलेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको बोले गिवन पॉइंट, ठीक है, विथ जीरो एक्सेलरेशन, मतलब इसको धीरे धीरे लाना है, ऐसा ना कि खींच के ले आए, ठीक है। तो बोलता है विथ जीरो एक्सेलरेशन करने में जितना काम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट विथ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत तेजी से नहीं लाना है, धीरे धीरे लाना है, इतना धीरे धीरे कि जीरो हो जाए एक्सेलरेशन। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अगली कहानी है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल, अच्छा इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी लिख लेते हैं। बोलता है कि पोटेंशियल को V से बोलते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से मान लीजिए A पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। अगला जो डेफिनेशन है ना वो है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं, डिफाइन करते हैं कि वही कहानी है। हम बोलेंगे द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, इस बार इंफिनिटी नहीं है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ जीरो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे जो फॉर्मूला आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो हम बोलेंगे वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। Q मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज। तो ये बेटा आता है फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस का हमको बात समझ में आ गई। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो आपने देखा ही है, इस पे एक सवाल करेंगे तो ये अपना हो जाएगा न्यूमेरिकल टाइप 2 का। हो गया, लिख लिया आपने पूरा। चलिए मिटा देता हूं, साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है, देखना नहीं है वीडियो की तरह। वीडियो तो है लेकिन चुपचाप नहीं देखना है, ठीक है। पॉपकॉर्न लेके बैठ गए और बोले चलो देखते हैं आज पिक्चर। चलिए अगला मैं बोल रहा हूं कि अपना यहां पे आ गया कि टाइप 2, न्यूमेरिकल का टाइप 2। तो इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें यही यूज करेंगे कि V इज इक्वल टू होता है W/Q। कहां से कहां तक वर्क डन है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, फाइंड द
फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है इफ द वर्क डन टू ब्रिंग 10 कूलम चार्ज from infinity to a given point. If the work done to infinity to a given point is 50 जूल। ठीक है, क्या बोला आपको कि देखिए वर्क डन आपको दिया हुआ है, चार्ज आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। बड़ा आसान सा सवाल है ये। बोलेंगे कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। W कितना है? वर्क डन 50 जूल डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है बेटा? 10। तो हम बोलेंगे यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 5 वोल्ट। कितना? 5 वोल्ट। V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। पोटेंशियल का जो यूनिट होता है ना वो वोल्ट होता है, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। और डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल V से। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसी में मैं घुमा फिरा के कुछ दे दूं, जैसे मैं आपको दे दूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ लूं कि फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग 10 कूलम चार्ज फ्रॉम one point to another point, find a work done to bring a 10 coulomb charge from one point to another point if the potential difference between these two पॉइंट्स आर 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। तो क्या कीजिएगा? फॉर्मूला वही फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V कितना है? देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10। वर्क डन कितना है बेटा? 10। वर्क डन आपसे पूछा है, चलो यहां लिख देते हैं। चार्ज कितना है? 10 कूलम, तो आपने यहाँ पे 10 लिख दिया। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100 जूल। 100 जूल एनर्जी खर्च होगी क्या करने में? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 10 कूलम चार्ज को लेके जाने में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस है कहा गया 10 वोल्ट। तो न्यूमेरिकल का जो टाइप नंबर 2 है, इस पे भी सवाल कई बार पूछे आते हैं, तो आपको टाइप करके जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना उसी तरीके से आपको लिखते चलना है। ओके, इसके नोट्स पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेंगे, इस पार्ट के पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं इसको कंप्यूटर पे नहीं लिख रहा हूं। ओके, तो आपको मिलेगा बस ये कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ओके, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल नहीं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है ना ये है अपना ओम्स लॉ। यहां लिख देता हूं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग को बोलता है कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में आपको करंट उसी के हिसाब से मिलेगा जितने वोल्ट की आप बैटरी लगाओगे। ठीक है, इसको लिख के बताते हैं। हम लोग बोलेंगे कि इन अ मेटेलिक कंडक्टर द करंट in the wire is directly proportional to applied potential provided area, length, material of wire and temperature किसका टेम्परेचर ऑफ वायर शुड कांस्टेंट। मतलब समझ में आ गया क्या था कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट जो होता है ना
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल के, जितने वोल्ट की आप बैटरी लगाए हो उसके प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कंडीशन भी है, कंडीशन है कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे वायर की लंबाई, वायर की मोटाई, वायर का मटेरियल और वायर का टेम्परेचर, ये सब नहीं बदलना चाहिए, तब ये बात लागू होगी। कहने का मतलब है कि उन्होंने बताया कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। मतलब अगर आप वोल्टेज को डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, लेकिन कंडीशन है ये सब चीज़ें कम नहीं बदलनी चाहिए। इसका एक ग्राफ होता है बेटा, ये ग्राफ है इसका ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं मान लीजिए V, यहाँ पे हम ले लेते हैं I, आप उल्टा भी ले सकते हो, I ऊपर भी ले सकते थे। तो ये इसका ग्राफ बनता है, लेकिन ये आइडियल ग्राफ है, ये आइडियल ग्राफ है। प्रैक्टिकल जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमने वोल्टेज ले लिया या करंट ही ले लो, चलो यहाँ पे वोल्टेज, तो आप देखोगे कि करंट जो है वो ऐसा चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है वायर में, क्या होगा कि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब आप बैटरी लगाओगे करंट उससे फ्लो होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताते हैं, अभी समझना। तो हम बोलेंगे ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल ग्राफ, प्रैक्टिकल ग्राफ, ओके। अब हम वापस इस बात पे आते हैं कि V इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, V इज प्रोपोर्शनल टू I था। आपने बोला कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं R। व्हाट इज R? तो हम बोलेंगे R इज रेजिस्टेंस। क्या होता है R? रेजिस्टेंस होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बना ओम्स लॉ के थ्रू कि V इज इक्वल टू IR या RI, जो आपको बोलना है वो बोलिए। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब हो गया कि V बाई I इज इक्वल टू R। तो ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ में जो इसका स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा होता है, ये थीटा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा जो होगा ना वही रेजिस्टेंस होगा। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। काम आएगा जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, फिलहाल हमको नहीं लगता है कि 10th क्लास में ही तो नहीं पूछते हैं। खैर ये बात पे आपसे बहुत सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल का टाइप 3। टाइप 3 में आपसे पूछा जाएगा V इज इक्वल टू IR, ये वाला फॉर्मूला पे। अब देखो इसमें सवाल क्या रहेगा, बड़ा बेसिक सा फिलहाल सवाल रहेगा, जब तक कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज ना आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर आ गया ना तो सवाल फिर बड़ा हो जाएगा। अभी देखेंगे हम लोग इसको। सवाल यहाँ पे है कि फाइंड द करंट इन वायर इफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम। देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओम को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ओमेगा, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया? तो 10 ओम है रेजिस्टेंस, और आपसे बोला है कि एंड अप्लाइड पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V की वैल्यू कितनी है, 5 है। I की वैल्यू कितनी है, ये तो आपसे पूछा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10। तो हम बोलेंगे 5/10 इज इक्वल टू I, सो ये आ जाएगा 0.5। 0.5 आया किसकी वैल्यू, I की वैल्यू। याद रखिएगा I जो होता है वो करंट होता है, और करंट की वैल्यू किस में आती है, एम्पियर में। तो कितना आ गया, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब इसी में सवाल बदल दे कि भाई आपको ये दे दे, I दे दे, R निकाल लो, वो भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस पर कोई बहुत बड़ा सवाल फिलहाल तो नहीं बनता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप 3 हो गया। अब हमारी चर्चा होगी कि ये जो रेजिस्टेंस लिखा है ये क्या चीज़ है भाई। तो देखिए पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। देखिए एक वायर है हमारे पास, हम इसको जूम करके बना रहे हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा मोटा सा वायर है, जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, इतना मोटा होता नहीं है ये। इसके अंदर क्या हो रहा होगा, हम बोल रहे हैं ये मेटेलिक वायर है, तो इसमें क्या होता है, मेटल के जो एटम होते हैं, आपको पता होगा थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में, कि मेटल में जो एटम होते हैं वो एटम में क्या होता है कि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, है ना, वो बाहर निकल जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी लेने पे। मतलब एटम होगा यहाँ पे मान लीजिए, और एटम के बाहर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम अगर खाली इलेक्ट्रॉन को देखें तो हमको दिखाई देगा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं,
सब जगह माइनस नेगेटिव चार्ज। जब हम बैटरी नहीं लगाए थे ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़े नहीं थे, ये किधर भी जा रहे थे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है, सबका रैंडम मोशन है। सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे, रुके हुए नहीं थे, वो किधर भी जा रहे थे, कहीं भी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम बोले बड़ा गड़बड़ है, ये तो कहीं भी जा रहा है। और कहीं भी जा रहा था तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट होता है, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं रहा। जब आप बैटरी नहीं लगाए थे तो करंट नहीं दिखता है आपको वायर में। क्यों? क्योंकि ऐसे ही एक जा रहे हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मान लीजिए अगर एक ऊपर जा रहा है ना तो कहीं पे एक होगा जो नीचे भी आ रहा होगा, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए एक इधर जा रहा है इधर, तो एक कहीं पे होगा जो इधर भी जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। मतलब हर कोई एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है कि नेट फ्लो जो है ना करंट इलेक्ट्रॉन का वो हो ही नहीं पा रहा है। फिर अगली कहानी में हम क्या किए, हम बोले एक काम करो बैटरी से इसको जोड़ दो, यहां पे हम बैटरी लगा दिए। जैसे ही हम बैटरी लगाए तो क्या हो गया, पॉजिटिव वाला ये पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करने लग गया, खींचने लग गया। ऐसे सबको बुला रहा है, चलो आओ, ठीक है, सब ऐसे करके आना चाहेंगे, सब लाइन में लग गया। चलो अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आपको पता होगा बैटरी में जो बड़ा लाइन होता है ना, इसको हम पॉजिटिव लाइन बोलते हैं और ये नेगेटिव लाइन होता है। और अगर मान लो कोई बहुत दूर होगा तो बोलेगा भाई हम तो नहीं जाएंगे, तो उसको क्या कर रहा होगा ना, ये नेगेटिव वाला इधर से जाके, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव इसको धक्का भी दे रहा होगा कि चलो जाओ उधर। मतलब सब लाइन में लग के जाने लग गया। अब क्या हो गया कि देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट बनता है। और करंट का डायरेक्शन देख लीजिएगा, करंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट में चलता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो करंट जाएगा ऐसे, किधर जाएगा, इधर। तो बोले करंट उधर जाएगा, देखो पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव में जाता है, लेकिन अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा होता है, वो चल रहा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे जा रहा होता है, बैटरी के किधर से किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट कैसे जा रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। खैर, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी कि सब लोग आ जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं। अब क्या हुआ ना कि टकराना स्टार्ट हो गया, ये जाके इसको टकरा जा रहा है, कोई इधर जाके टकरा जा रहा है। अब ये टकराने से क्या हुई, रुकावट पैदा हो गई, ठीक है। जितना निकलना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, इस एरिया से, उतना इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, टकरा के आपस में उलझ जा रहा है, फंस जा रहा है। ये जो रुकावट है ना, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। किस चीज में रुकावट, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के दौड़ने में रुकावट, ठीक है। और यही है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। खैर, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एक कहानी हो गई, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं अगला टॉपिक कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहली बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अब देखो रेजिस्टेंस जब मैं बोलूँगा ना तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि समझ जाइए कि आप रोड पे चल रहे हैं और वहाँ पे जो एक्सीडेंट वाला जो चांस है ना उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ कि बहुत लंबी सड़क हो, बहुत दूर जाना है आपको, तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक्सीडेंट मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ वायर। सेकेंड, अब आप बताइए कि अगर सड़कें बहुत चौड़ी होंगी तो क्या चांसेस हैं कि वहाँ पे कोलिजन हो। चांसेस थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी ऐसे जा रही है, एक गाड़ी बहुत दूर से जाएगी, मतलब कम है। मतलब अगर चौड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ वायर। और तीसरा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लेकिन बोल देते हैं यहाँ पे थर्ड में कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लेकिन फॉर्मूला में हम इसको नहीं बीच में लाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला इन्हीं दोनों से बनेगा। हम बोले कि R इज प्रोपोर्शनल टू L है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, A है, तो A यहाँ लिख दीजिए। मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो आप क्या बोलते हो, एक यहाँ पे कांस्टेंट लगा दीजिए। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो, ठीक है। इसका सिंबल का जो नाम है उसको बोलते हैं रो। रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। पता नहीं ROW होता है या RO होता है, ठीक है, RO
कुछ भी बोल देना, फर्क नहीं पड़ता, ये सिंबल का मतलब है। और इस सिंबल का जो नाम है वो तो रो है, लेकिन इसका मतलब क्या है तो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस पे? मटेरियल पे। कहीं पे लिख दो इस बात को कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन पहला है कि मटेरियल, और दूसरा है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करता है, आप बोलोगे नहीं। एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हाँ, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को ना एक ही समझ के आगे बढ़ गए, वहाँ भी हाँ लिख दिया, यहाँ भी हाँ लिख दिया, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला तो बन गया है कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब अगला जो टाइप आएगा न्यूमेरिकल का वो आएगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए पे। तो यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप 4, न्यूमेरिकल का टाइप 4 है, और इसमें हम यूज करने वाले हैं R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो सवाल यहाँ पे देखिए, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ L इज इक्वल टू 10 मीटर, एरिया दिया हुआ है हमको कि 10 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया भी मीटर स्क्वायर में दे दिया मैंने जानबूझ के। और रेजिस्टिविटी की मान लीजिए वैल्यू आपको दी हुई है 5 इंटू 10 पे पावर 5 ओम मीटर। कितना? ओम मीटर। तो बोलता है हमको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। रो की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 इंटू 10 पे पावर 5, लंबाई कितनी है? 10, डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 10 इंटू 10 पे पावर -4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो 10 तो कट गया, 10 पे पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा कि 10 पे पावर, हाँ जी, 5 + 4 कितना आ जाएगा? 9। तो 5 इंटू 10 पे पावर 9 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई? R की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से ना आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते चलने हैं। वहाँ पे कभी कभी आपको रेडियस दे देगा, एरिया ना देख के। जैसे एक सवाल ले लेते हैं जिसमें रेडियस दे दूँ मैं आपको। यहाँ तक हो गया कॉपी? बोलता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, ऑफ लेंथ कितनी? 5 मीटर, रेडियस ऑफ वायर इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोलता है फाइंड द रेजिस्टेंस, और लिख ही दिया आपको। चलो तो देखो वायर कैसा रहेगा? ऐसा, और आगे में जो इसका ये रहेगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये तो सर्कल है बेटा। तो सर्कल का एरिया आपको चाहिए बेसिकली। तो आप पहले एरिया निकाल लो। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो हम पहले तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में ले आएंगे। कैसे? 10 पे पावर -2 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 3.14 इंटू 2 × 4, और यहाँ पे आ गया 10 पे पावर -4। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो कितना आता है? 4 × 4 = 16, 6 बचा 1, 5, 4 × 3 = 12, इतना इंटू 10 पे पावर -4। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी दे देता हूँ। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 5 इंटू 10 पे पावर -5, ठीक है, -5 ओम मीटर। तो बोलता है R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 इंटू 10 पे पावर -5। लेंथ कितनी है? तो हम बोलेंगे 5, और यहाँ पे एरिया कितना है? तो हम बोलेंगे 12.56 इंटू 10 पे पावर -4। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा? देखो 25 आ गया ऊपर में, इंटू 10 पे पावर कितना? ये ऊपर आया तो -1 आ गया, डिवाइडेड बाई 12.5। अब 12.5 से ये डायरेक्ट कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अप्रॉक्स कैलकुलेशन है बेटा, ये मत सोचना कि यहाँ पे 6 भी है सर। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। तो हम बोलेंगे 2, और ये 10 पे पावर -1 है, तो हम बोलेंगे 0.2 ओम। कितना आ गया? 0.2 ओम।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि वैल्यू चाहे कुछ भी दी रहे, आपका मतलब क्लियर है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए हमको लिखना है, एरिया चाहिए, लंबाई चाहिए, बाकी काम आपका हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो चलिए यहां तक कॉपी कीजिए, टाइप 4 तक हम पहुंच गए हैं। अच्छा, अब जो है ना, अब है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। कैसे? पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में कैसे पता करते हैं? देखो कि सीरीज होगा कैसा कि सेम करंट दोनों जगह से जाए। यही करंट अगर यहां से भी जा रहा है और यही करंट, देखो क्या हो रहा है, सेम करंट यहां भी जा रहा है, यही करंट यहां भी और कुछ होता तो भी वो भी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? सेम करंट पासेज। सेम करंट अगर पास हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा, सीरीज बोलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, यहां पे है वोल्टेज हमारे पास V, तो हर जगह का जो वोल्टेज होगा वो ड्रॉप क्या होगा? V1 होगा, V2 होगा, यहां पे V1, यहां पे V2, यहां पे V3। हर रेजिस्टेंस से क्या होगा? एक वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं? और वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सीरीज में क्या होता है ना कि यही वोल्टेज सब जगह बढ़ जाता है, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक और बात कि voltage is divided in all resistance। वोल्टेज जो है ना सारे रेजिस्टेंस में बढ़ जाता है, बराबर नहीं बढ़ जाता है, ठीक है। बराबर नहीं बढ़ता है, वो तो डिपेंड करेगा। तो हमने क्या बोला कि V इज इक्वल टू होगा V1 V2 V3 सबका एडिशन, और V इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? I इंटू R टोटल। यहां पे क्या आ गया? I इंटू R1, यहां पे क्या आ गया? I इंटू R2, और यहां पे क्या आ गया? I इंटू R3। अब ये R टोटल को मैं RS लिख देता हूं ताकि आपको समझ जाए कि ये सीरीज में वाला टोटल है। क्या हम यहां से I कॉमन लेके कट कर सकते हैं? I हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे आता है R1 R2 और यहां पे आ गया R3, और यहां पे I और RS तो है ही, यही I यहां पे भी है, इसलिए I कट गया। सो फाइनली आपके पास आ रहा है R इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन थे इसलिए तीन ही ऐड हुआ, और ज्यादा होता तो और भी ऐड कर देते। मतलब ऐसे सीरीज में ऐड होते हैं, सीरीज में सिंपल एडिशन होता है। याद रह जाएगा आपको, ये इसका डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। ये चीज पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि भाई इसको डिराइव करके बताओ कि सीरीज में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करके बताओ, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी करो, फिर आपको बताता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। चलो जल्दी से कॉपी करो। देखो वो पैरेलल में कैसे होगा, सेकेंड हम लोग देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट जो है ना वो सब जगह डिवाइड हो जाता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था? डिवाइड वोल्टेज। यहां पे क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे रहेगा डायग्राम। मान लो हमने ऐसे बना दिया, ये है अपना R1, ये है R2 और ये R3। तो यहां पे देखो करंट ऐसे चला, यहां तक तो ठीक था, फिर थोड़ा सा इधर बढ़ गया, इधर चला गया, इधर भी चला गया। करंट क्या हो रहा है? देखो यहां से यहां तक गया, थोड़ा सा बढ़ गया, फिर यहां पे चला, फिर ये भी बढ़ गया। तो करंट यहां पे क्या होता है? डिवाइडेड। तो यहां लिख देता हूं कि करंट इज डिवाइडेड अमंग रेजिस्टेंस के साथ जो है ना वो क्या होता है? करंट डिवाइड होते जाता है, इक्वल नहीं लेकिन डिवाइड होता है। मान लो हमने यहां से बोला कि ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, और यहां से कितना चला था? I चला था। यहां पे वोल्टेज कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों टर्मिनल के बीच में? बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में कितना है? V है। अच्छा, अब यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि पैरेलल में क्या होता है ना कि वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज इज सेम। याद करो सीरीज में क्या था? सीरीज में करंट सेम था, सेम करंट सब जगह जा रहा था। यहां वोल्टेज हर जगह सेम होता है और करंट डिवाइड होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को रिलेट करना दोनों जगह।
तो मैं बोल रहा हूं कि करंट अगर डिवाइड हुआ है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट जो निकला वो कहां कहां चला गया, I1 I2 और I3 बन के चला गया। देख रहे हो यही करंट सब जगह गया है कि नहीं। तो I1 I2 और I3 सब मिला के कौन है, I ही तो है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये होता है V बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कहां वाला, पैरेलल वाला। यहां हम क्या बोल सकते हैं R1, यहां क्या बोल सकते हैं V बाई R2 और यहां क्या बोल सकते हैं V बाई R3। पता है ना कैसे, देखो V इज इक्वल टू होता है I R, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R होगा कि नहीं। तो यही वाला R अपना अपना मैंने लिख दिया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, मिटा दूं। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या हम V कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 अपॉन R3 और यहां पे V अपॉन RP। V और V कैंसल, यहां पे बचेगा 1 बाई RP। ये RP क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये डेरिवेशन आ गया पैरेलल रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये चीज भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि सीरीज में बता दो, कभी आपको बोलेगा पैरेलल में बता दो। तो दोनों चीजें आपको ना पता होना चाहिए। सो ये चीज है इसका, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। हो गया कॉपी, मिटा दूं। आप तो सुनोगे नहीं, हम तो कुछ भी बोले यहां से। तो भाई वीडियो को यहाँ पे प्ले रोक के ना आप आराम से कॉपी कर लो, आपके पास ऑप्शन है ना, वीडियो को आप रोक सकते हो। तो बहुत बड़ा ज्ञान था ना बहुत बड़ा ज्ञान था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ये चीज हमने सीख तो लिया, तो हमको कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। तो हमने बोल दिया यहाँ पे कि देखो ये हमारे पास है 2, यहां पे 2 और यहां पे हमारे पास है 4 और यहां पे भी ले लेता हूं लाइक कितना 4 ले लेते हैं ना, 4 और यहां 2 ले लेते हैं। चलो अब आपको क्या बोला है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी टर्मिनल के बीच में हमको क्या करो, रेजिस्टेंस बनाओ। बताओ, तो जैसे आपको बोलेगा रेजिस्टेंस, आप क्या करना है, 2 वायर वहां से खींच के अलग कर लेना, आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा, आपको समझ में आएगी कि ये चीजें कैसे चल रही हैं। सो मैं बोलूंगा देखो 2 और 2 आपस में कैसे होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे अपन। ये 2 और 2 सीरीज में है तो क्या बन जाएंगे, आपको पता है ना सीरीज में कैसे ऐड होता है, सिंपल ऐड होता है। और ये क्या है 4 और ये क्या है 2 होगा। अब मुझे बताओ कि तीनों अगर आपस में पैरेलल में है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलते हो कि 1 बाई आर टोटल मतलब पैरेलल वाला इज इक्वल टू 1 बाई 4 1 बाई 4 और 1 बाई 2। कितना आ जाएगा बताओ, तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 4 अपॉन 4, ये होता है 1। सो 1 बाई आरपी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई 1। सो अगर आरपी आप निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 1। सो इसका इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल कितना है 1 ओम है। तो इस तरीके से आपको भी कैलकुलेट करनी है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अब हम लोग यहां पे कर रहे हैं कि एक और क्वेश्चन सॉल्व कि मान लो ये पॉइंट है ए बी सी डी और हमने यहां पे ले लिया 2 2 4 2 2। ठीक है, और आपसे बोलता है कि रेजिस्टेंस बिटवीन बीडी बताओ। ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन बीडी बताओ, और एक चीज है रेजिस्टेंस बिटवीन एडी बताओ, और है रेजिस्टेंस बिटवीन बीसी बताओ। ये 3 सवाल आपके पास है। ठीक है, फाइंड, ये समझ में आ रहा है ना, रेजिस्टेंस बिटवीन बीडी, रेजिस्टेंस बिटवीन एडी एंड रेजिस्टेंस बिटवीन डीसी। ठीक है, ट्राई करोगे आप। चलो अब देखते हैं कि आपने सॉल्व किया कि नहीं, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चलो 3rd लिख देता हूं, जो भी होगा। हमने क्या बोला था आपको कि आपको क्या करना है, जहां पे भी मैं आपको टर्मिनल बोलूं ना, आप वहां पे एक वायर बना देना। तो हमने क्या बोला बी और डी, तो आपने बना दिया इस तरीके से। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दीजिए 2 2, यहां पे है 4, यहां पे है 2, यहां पे भी है 2। सो क्या आ गया, देखो ये दोनों बन गया सीरीज, दिख रहा है आपको, ये दोनों आपस में क्या हो गए सीरीज। तो मैंने बना दिया ऐसे।
फिर क्या ऐसे, और ये बन गया ऐसे, ये बन गया 4, ये बन गया 4 और ये बन गया 4। यही था। अच्छा इसका नाम क्या था, बी और डी। तो अब बताओ मुझे 4 4 4 आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो मैं लिख दूं ऐसे कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यहां पे आता है 3/4, यहां पे हो गया 1/rp। अगर आप इसको उल्टा कर दो तो क्या बन गया, rp इज इक्वल टू 4/3 ओम। सो पहली बात आपको समझ में आ गई, फर्स्ट पार्ट हमने ये वाला सॉल्व किया, हो गया। यही आया था आपके भी आंसर। चलो ईमानदारी से जो है आपके भी आंसर यही आने चाहिए या यही आए होंगे। अब मैं मिटा देता हूं इसको। अब हम लोग को करना है सॉल्व कौन सा, ये वाला आर ए डी। एडी कहां पे है देखो, फिर से आप ऐसा डायग्राम बनाइए, फिर आपका क्या कर लो, यहां और यहां पे वायर ऐसे खींच लो। यहां बन गया 2, यहां पे क्या बन रहा है 2, यहां पे क्या आ गया 4, और यहां पे हो गया 2, और यहां पे भी हो गया 2। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि हमने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई इस तरीके से किया, ये 2 है, यहां पे आप ऐसे बना लिए, हाँ ये भी क्या है 2 है, और ये दिख रहा है आपको 4, और ये वाला क्या देखो, ये दोनों आपस में सीरीज में ना, यही करंट इधर भी गया होगा, यही भी यहां पे भी एक करंट गया होगा, तो ये बन गया 4 और 4 आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लूं एक इक्विवेलेंट डायग्राम से, 2 यहां पे 2, और ये बन गया आपका 4 और 4 आपस में कितना हो जाएगा देखो, 1/4 प्लस 1/4, 1/rp हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं, ये छोटा सा के लिए rp। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। आप इसको उल्टा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा rp इज इक्वल टू 2, 4/2 कितना होता है 2, मतलब ये वाला हो गया 2। ठीक है, समझ में आ रही है आपको कैसे कैसे चल रहा है। अच्छा अब इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, देखो 2 और 2 आपस में कैसे हो गए, 2 और 2 आपस में सीरीज में, देख रहा है ये वाला ऐसे ऐसे जाके सेम करंट ऐसे घूम के जा रहा है, तो ये होगा सीरीज मतलब 4। तो आपका जो फाइनल यहां पे आएगा ना इक्विवेलेंट डायग्राम, वो ऐसे आएगा, देखो ये आ गया 4 और 2 आपस में पैरेलल में, आपको आता है सॉल्व करना, कैसे करेंगे, तो 1/rp इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 3/4, 1/rp आ रहा है, ये rp कौन सा है, नया वाला, मान लो यहां पे r' लिख देता हूं। सो rp आ गया 4/3, और ये rp कौन सा है, बिटवीन a एंड d, तो मैं लिख दूं r बिटवीन a एंड d इज 4/3। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है आपको कैसे कैसे किया, एक बार देख लो ध्यान से, पहले आप बना लो इसको, सॉल्व कर लो, फिर देखो कि कैसे चल रहा है। ठीक है, कॉपी करो, लास्ट पार्ट समझाता हूं, हो गया कॉपी। अब बोला था r बिटवीन bc, ये भी बना लेते हैं, ये सब मिटा देता हूं, है ना, r बिटवीन आपको बोला था bc, तो हमने क्या कर लिया, bc से यहां से एक लाइन खींच दिया इस तरीके से। अब क्या हो रहा है देखो, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो मैंने ऐसे बना लिया, 2 और 2 आपस में क्या हो गया, सीरीज में थे तो 4 बन गया, ये 4 कुछ ऐसा था वैसे ही, और ये ऐसे, यहां पे 2 और यहां पे भी 2, दिख रहा है आपको ये। अब बताओ मुझे, ये 4 और 4 आपस में क्या है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। 4 और 4 अगर आप पैरेलल में सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाता है 2, पता है ना आपको कैसे करना है, ठीक है, ऐसे, यहां पे आ गया 2, यहां पे है 2, 2 और 2 आपस में कैसे 4, तो मैंने ऐसे बना लिया, ये 2 और 2 कैसे हो गए 4, तो ऐसे बना लिया, और यहां पे कैसे थे, ये है 2, 4 और 2 फाइनली आपको सॉल्व करना है, यहां पे b था, यहां पे c था, सो r बिटवीन bc जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, तो ऐसे लिख दो 1 इतना इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, यहां पे आ जाएगा 3/4, 1/rbc, और फाइनली आपके पास rbc आ जाएगा 4/3, ठीक है। सो ये वाला, अच्छा ये शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको कि दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, पहले आप ये सीख तो लो कितना आ रहा है। सो जहां से भी आपको, जिस पॉइंट से आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोले, वहां से वायर खींच लेना, आपको दिखने में आसान हो जाएगा, ठीक है। सो ये छोटा सा एक ट्रिक हो गया आपके लिए, जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर देखते हैं एक नेक्स्ट पार्ट। देखो अभी तक ना हम लोग केवल रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं, बाद में करंट वगैरह भी हम लोग यहां से निकालने लग जाएंगे, पहले आप यहां तक एक्सपर्ट हो जाओ। अच्छा एक छोटा सा चीज आप और देख लो कि when two resistances
आर इन पैरेलल। ठीक है, तो जैसा हमने ले लिया कि देखो ये और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है। मैंने यहां से वायर ऐसे खींच लिया। मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो इसका पैरेलल में कैसा हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना हो जाएगा, देखो R1 R2, यहां पे आ जाएगा R1 प्लस R2, ये आ गया 1/RP। सो अगर आप इसको उल्टा करो तो यहां पे दिख जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब ये जो रिजल्ट है ना, इसको मैं फॉर्मूला के तरीके से यूज करूंगा कि दो रेजिस्टेंसेस को अगर आपको क्या करना है, पैरेलल में ऐड करना है, तो आप क्या करना है, ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे में दोनों को ऐड कर लेना। एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं यहाँ पे। देखो एग्जांपल में क्या था कि हमने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे भी 4, दोनों को पैरेलल में किया। क्या करोगे आप, R इन पैरेलल इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4 into 4, और यहाँ पे 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4 4 16, यहाँ पे आता है 8, आंसर इज 2। ठीक है, तो अब ये आसानी से आप इसको, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है तो आसानी से आप इसको कर लोगे। ठीक है, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला जैसा हो गया। फॉर्मूला तो नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको मैं फॉर्मूला की तरीके से क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। जूल्स लॉ, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जूल्स लॉ हम लोग को क्या बताता है कि अगर एक सर्किट दिया हुआ है हमारे पास, लाइक ये रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ पे करंट आ रहा है, आई करंट यहां से आ रहा है, सर्किट ऐसे कंप्लीट हुआ होगा, और तो बोलता है ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे हीट कितना डेवलप होगा ड्यू टू दिस करंट। तो जूल्स लॉ क्या बताता है हम लोग को कि हीट जो यहाँ पे डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, तो आई स्क्वायर से, और किससे होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस से, और एक चीज है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब कितना समय तक आप यहां से क्या किए हो, करंट को पास कराए हो। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो आप अगर तीनों चीजों को कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी। सो हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें तो यहां पे आता है कांस्टेंट आई स्क्वायर एंड आर टी, जिसको हम के बोल रहे हैं यहाँ पे, और इस के की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ आपको समझ में आ गया। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि द हीट डेवलप in a resistance is directly proportional to square of current, resistance and time। यही होगा। तो हम लोग जूल्स लॉ से पूछते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटेंस में इस तरीके से लिख देंगे। मतलब तो यहां पे लिखा हुआ है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, फिर है कि प्रोपोर्शनल टू आर एंड टी, और यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लीजिए। मैं आपको एक सवाल अच्छा कराता हूं। चलो हो गया कॉपी। अब यही सर्किट के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि हीट कितना है, और एक दो चीजें आपको दे देता हूं। देखो यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, और करंट हम लोग को आप ही को बताना है। करंट यहां पे मैं लिख लेता हूं कि 4 वोल्ट की बैटरी है। तो बोलता है हीट कितना डेवलप होगा। तो आपको पता है कि हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आप पहले आई कैलकुलेट कर लीजिए। आई कितना हो जाएगा बताओ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, आप यहाँ पे 2 पुट कर देते हो, 2 स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2, और टाइम कितना है, तो मान लो हमने टाइम दे दिया, टाइम है 30 सेकेंड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30 सेकेंड। सो 2 to 4, 4 to 8, 8 3 24, इतना जूल किसमें आ गया, ये इतना जूल में आ गया। सो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। मान लो यहाँ पे और क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं कि आपको रेजिस्टेंस बढ़ा के दे दे, कुछ अजीब सा रेजिस्टेंस दे दे और आपसे पूछे कि अब बताओ। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हर ब्रांच में करंट कितना होगा, तो ये भी हम लोग एक बार कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। मैं आपको डिराइव करके समझा देता हूं, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। चलो यहां तक हो गया, ये न्यूमेरिकल कॉपी कर लिया आपने। क्या पूछा था मैंने यहाँ पे, हीट डेवलप कितना था, ये सवाल था। सो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे करंट डिवीजन फॉर्मूला। देखो करंट
डिवीजन फॉर्मूला। अगर मैंने यहां पे लिया है कि दो रेजिस्टेंस है, मैं यहां पे दो के लिए बता रहा हूं, हम लोग इसको बाद में यूज कर सकते हैं बहुत सारों के लिए भी। मतलब ये हो गया R1, यहां पे है R2, करंट यहां से आ रही है I, और ये करंट यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। देखो यहां पे अगर I1 है तो, और यहां पे मैंने बोल दिया I2, तो आपको बताना है कि वहां से I1 और I2 कितना पास हो रहा है। और मान लो यहां पे हमने वोल्टेज दे दिया। बोलो समझ में आ रहा है कि सर्किट में क्या दिया हुआ है हमको बैटरी कितने वोल्ट की है वो दी हुई है, करंट भी हमको मान लो दे दिया गया, और आपसे पूछता है कि यहां से कितना करंट जा रहा है, यहां से कितना करंट जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो आपको पता है कि यही करंट तो दोनों जगह पे डिवाइड हुआ है, मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 होता है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल में हर जगह वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। मतलब वोल्टेज थ्रू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज थ्रू R2। दोनों जगह से वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, जवाब है कि I1 पहले वाले से I1 इंटू R1, और यहां क्या लिख सकते हो आप, I2 इंटू R2। अगर मैं R2 को ऐसे लिख सकता हूं I माइनस I1, देखो तो यहां से I2 को क्या लिख सकता हूं, देखो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस I1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया, यहां आ गया R2, यहां पे आ गया I1 और R1। समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे, यहां पे अलग अलग कर लो, I R2 माइनस I1 R2, और यहां पे क्या आ गया, I1 और R1। अब आप क्या करोगे, तो यहां से ले आओ I1 को, ठीक है, हमको चूंकि I1 फाइंड करना है तो हमने यहां पे I1 इधर ले आया, तो आप यहां से क्या करोगे, R1 और ये वाला R2 यहां पे आ जाएगा I R2, और यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, I कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा I, और यहां लिख देता हूं R2, और यहां हो गया R1 प्लस R2। बोलो समझ में आ गया ये चीज? सिमिलरली क्या हम I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं कैलकुलेट। कैसे? तो एक काम करता हूं, I2 मैं कैलकुलेट कर देता हूं I माइनस I1 से। तो I माइनस I1 कितना है, I1 है ये, हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, I कॉमन ले लीजिए, यहां आ जाएगा 1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो ये वाला यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर आप यहां पे देखो ध्यान से, तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है कि ये दोनों कैंसल, यहां पे आ रहा है R1 और यहां पे आ गया R1 प्लस R2। एक जैसा दिख रहा है लेकिन एक है नहीं। अब ध्यान से देखो इसको, अगर मैंने यहाँ पे I2 पूछा है तो ऊपर में लिखना है आपको R1, अगर मैंने I1 पूछा है तो यहाँ पे लिखना है R2, बाकी सब कुछ जो है वो सेम है। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया करंट डिवीजन फॉर्मूला। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ये डिराइव करके बता दोगे, और हम इसको यूज तो करेंगे ही न्यूमेरिकल में। तो पहले आप यहाँ पे कॉपी करो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ कि इस पे कैसे पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ से 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि I बता दो, I1 बता दो, I2 बता दो। तीसरे में पूछा है आपसे कि हीट जनरेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस इन 30 मिनट्स, और अगला है कि 6 ओम में कितना हीट जनरेट हो रहा है इन 30 मिनट्स। तो चलो यहां से एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे बोला है कि R टोटल कितना होगा, तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या लिखूं मैं, एक दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को नीचे क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 6 3 जा 18, और यहां पे आ गया 9, सो आ गया यहां पे 2 ओम रेजिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, समझा पा रहा हूं मैं आपको? ठीक है, ये तो आपको पता है, ये फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो पार्ट में देखा था कि हम लोग वहां पे कैसे दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में शॉर्टकट से कैसे कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि I कितना होगा, सेकंड पार्ट में आपसे I पूछा है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो 6/2 लिख देंगे, यहां से आ जाएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट देखो यहां तक पहुंच चुका है। अब आपको पता है कि करंट डिवीजन नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 3 से कितना जा रहा है और 6 से कितना जा रहा है। तो आपको पता है कि I1, मान लो इसको मैं I1 बोल रहा हूं, और ये साथ में जो 3 ओम है ये क्या है, R1 है। तो I1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है क्या था, I R2 अपॉन R1 प्लस R2। I कितना है, I है 3,
R2 कितना है, R2 है 6 और यहां पे 3 + 6 दैट इज 9, ये हो जाएगा 3, यहां से आता है 2, तो यहां पे कितना एम्पियर करंट आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। अगर टोटल करंट था 3 एम्पियर, 2 एम्पियर यहां से जा रहा है, तो यहां से कितना जा रहा होगा, I2 है हमारे पास 1 एम्पियर। बोलो ये समझ में आता है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों पार्ट हमने कर लिया ना, और थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है आपको? आराम से देखो, ये सब आप कैलकुलेट कर पाए हो? ओके, अब है थर्ड पार्ट की हीट जनरेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस। तो हीट इज इक्वल टू क्या होता है, I² RT होता है। I कौन सा, जहां से क्या हो रहा है, जहां से हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हीट कहां से है, 3 ओम से है ना। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, I1, I मतलब I1 कितना है 2 का स्क्वायर, R मतलब है 3, टाइम कितना है, टाइम है सेकंड में चाहिए अपने को, तो 30 मिनट था, तो 30 इंटू 60 लिख देते हैं। तो 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, तो 12 इंटू 30 इंटू कितना आ गया 60, कितना आ जाएगा 6 12 6 78, इतना जूल आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं फोर्थ करना चाहूं, चलो फोर्थ यहीं पे कर लेते हैं, ये यहां कर लेता हूं फोर्थ पार्ट, फोर्थ मतलब डी पार्ट। ओके, तो यहां से बोल रहा है कि 6 ओम से कितना जाएगा, तो अगेन हमने फॉर्मूला देखा I² RT, I कितना है 6 ओम से, I जो है वो I2 है, I2 हमारे पास है 1 का स्क्वायर, यहां पे 6 और यहां पे अगेन 30 इंटू 60। क्यों कर रहा है 30 इंटू 60, क्योंकि 30 मिनट का मतलब होता है 30 इंटू 60 सेकेंड। तो यहां पे आ गया आपके पास 6 3 18, 6 6 36 इंटू 30 और यहां आ जाएगा 8 और यहां पे 1080 जूल, कितना आ गया 1080 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, अंदर यहां पे इस पार्ट को, हीट वाले पार्ट को खत्म करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपको सारी चीजें कवर हो गई कि R इफेक्टिव आपने कैलकुलेट कर लिया, करंट वाली बात आपने कर लिया और हीट तो यहाँ पे था। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हो गया, वीडियो को रोक के आराम से कॉपी करो। तो अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के बाद हम लोग देखेंगे वर्क डन। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, कि यहां से 2 रेजिस्टेंस है 3 और यहां पे है 5 ओम में है, और यहां पे एक बैटरी बनी है, बैटरी जो है वो है 16 वोल्ट की बैटरी है। तो आपसे बोलता है कि हीट जनरेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कोडिंग, हीट जनरेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, और सेकंड पूछा है कि हीट जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस। चलिए ये दोनों आपको यहां पे कैलकुलेट करनी है। पहले आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि R टोटल कितना है, R टोटल है 8 ओम। कैसे आया 8, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में आसानी से ये ऐड हो जाता है, तो हो गया। अब है आपके पास टोटल करंट कितना निकला है यहां से चलने के लिए, तो टोटल करंट निकला है 16/8। क्यों ऐसे लिख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V/R। ठीक है, चलो फिर से लिख देता हूं, I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। V हमारे पास कितना है 16, ये कितना है 8, यहां पे आता है अपने पास 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट आया, और आपको पता है कि सीरीज में हर जगह करंट क्या होता है, सेम होता है। तो हीट कितना आ जाएगा, हीट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा I² RT, और टाइम मान लो मैंने फिर से आपको दिया है कि 10 मिनट, तो I कितना हो जाएगा, I तो यहां पे आ रहा है 2 का स्क्वायर, R है 3 और टाइम है हमारे पास 10 मिनट। मिनट को आपको क्या करना है, सेकंड में लाना है। कैसे लाएंगे, इंटू 60 करके। 2 2 4, 4 3 12, 12 6 72 और 2 जीरो लग गया, ये इतना जूल है। अगेन आपसे पूछा है कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा हीट, तो I² RT। I जो है हमारे पास फिर से कितना है, I है हमारे पास 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर, R की वैल्यू है 5 और टाइम है हमारे पास 10 इंटू 60, तो 6 5 30, यहां पे हो जाएगा 3000, यहां पे आता है 4 4 3 12 और यहां पे आ गया 12,000 जूल। ठीक है, सो ये हमारा कैलकुलेशन है। सो आसान से सवाल है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अच्छा एक और चीज देख लीजिए, क्या हम हीट का फॉर्मूला कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा है कि I² RT, तो मैं इसको लिखना चाहूं अगर कि देखो
I इंटू आई और यहां पे R यहां पे T, तो I इंटू आर क्या होता है, V होता है, तो मैं लिख सकता हूं VIT, ये भी चलेगा। तो हीट का हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर RT, एक हो गया VIT, और एक देखते हैं, मान लो कि हमने यहां पे कर दिया I को कन्वर्ट कर दिया V बाई R में, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आता है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास हीट के लिए ना तीन टाइप के फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ने बताया था, हीट इज इक्वल टू वी आई टी, और हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ओके, तो एक आप याद रख लो, आपका एक से काम चल जाएगा। ये सब क्या है, इंटर कन्वर्ट, ये जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं एक दूसरे से। ओके डन, कॉपी कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। अब देखो कि मान लो यहां से हमने लिया कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से करंट यहां से पास हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा होगा, कुछ एनर्जी जो है वो यूज हो रहा होगा। अब यही एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। मुझे बताओ कि यहां से हीट कितना जनरेट होगा, तो हीट कितना जनरेट होगा, तो जवाब है H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। और हीट है क्या, ये एनर्जी ही तो है, तो हम एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। सिंपल। अगेन वही सब कन्वर्जन की जो आपने देखा था कि अगर मैं आई को लिखूं V बाई आर, तो यहां स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे टी, तो आप क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू टी। आर और एक आर कैंसिल, आपके पास आता है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, और एक और है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू, अगर मान लो हमने लिखा है कि आई स्क्वायर आर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी अभी हमने देखा था, सो V यहां पे बन गया, यहां पे I, यहां पे T, सो ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये तो हो गया मेथड 1। एक मेथड तो अपने पास ये हो सकता है कि एनर्जी का कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर लें। एक और हमारे पास तरीका है। अब ये जो तरीका है ना, पहले आप यहां पे कॉपी करो, मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं। हो गया कॉपी, चलो वीडियो को रोक के आराम से कॉपी करो। सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड ध्यान रखो, ध्यान दो, यहां पे क्या था कि वर्क डन इज इक्वल टू होता था, ऐसे लिखते थे हम लोग कि V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। बोलो याद है ये चीज, हमने पोटेंशियल को जब डिफाइन किया था तब ये चीज लिखा था। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। क्या आपको पता है कि Q इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो Q यहां से कैसे आएगा, देखो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो यहां पे आ गया V I और T। अब आप सारे कन्वर्जन में जा सकते हो, कैसे, तो W इज इक्वल टू V के जगह पे हमने लिखा आई आर, यहां पे I था, यहां पे T, अब क्या बन गया आई स्क्वायर आर टी, ये भी आ गया वर्क डन का। मतलब सारे आप कन्वर्ट कर सकते हो जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया था। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। ये है मेथड 2, जिस मेथड से आपको करना है उस मेथड से कीजिए। यहां से वर्क डन का फॉर्मूला सेम आएगा, दैट इज आई स्क्वायर आर टी या फिर वी आई टी या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वर्क डन वाला फॉर्मूला, और वर्क डन पे आपने क्वेश्चन कर ही लिए हैं हीट के फॉर्म में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर की तरफ। अब देखो पावर का आपको डेफिनेशन याद है, 9th में पढ़ा था अपने पावर के बारे में। कहां सर 9th वाली बातें आप तुमसे पूछ रहे हो, एक साल हो गया। हाँ, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। यही था ना कि हम क्या बोलते थे, पावर मतलब होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही था। मतलब क्या आ गया कि कितने रफ्तार से क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, यही मतलब होता है इसका। तो वहां से हमने देखा कि पावर मतलब होता है, हेडिंग लिख दीजिएगा पावर। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वी आई टी अपॉन टी पढ़ा था, टी टी कैंसिल, क्या आ गया, वी आई आ गया। अच्छा, सिमिलरली आपने देखा कि वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी था, और इसको फिर टी से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। या फिर आपने एक और पढ़ा था, कौन सा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी कर लिया, वर्क डन बाई टाइम, तो क्या आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पावर के फॉर्मूले। और पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट।
ठीक है, स्पेलिंग देख लो, WATT। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। याद रहेगा। पावर का डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे इसी चीज को, यहां पे बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अच्छा, पावर हो गया। अब हम लोग ना इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि पावर कितना होता है वगैरह। देखो, अगर हमसे बोलता है कि एक हमारे पास बल्ब है, इसको हमने बैटरी से लगा दिया, क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। तो इस बल्ब को मैंने रेजिस्टेंस की तरीके से दिखाया है। इसमें दिया हुआ है कि पावर जो है यह है 100 वाट का, ठीक है, 100 वाट का पावर है। तो बोलता है कि अगर मैं इसको 5 मिनट ऑन रखूं, 5 मिनट अगर मैं ऑन रखूं तो कितना हीट जनरेट करेगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हीट मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या लिख सकते हैं? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब होता है हीट, हीट अपॉन टाइम, और यहां पे पावर। सो डायरेक्ट आपको हीट का फॉर्मूला मिल जाएगा, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 100 वाट। टाइम कितना है? 5 मिनट, लेकिन आपको तो सेकंड में चाहिए, तो आपने इतना कर लिया। अब कितना आता है? 30 और 1 2 3 0, और यहां पे क्या आ गया? जूल। कितना आ गया? 30,000 जूल। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आप यहां तक कॉपी कर लो कि हीट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं इसको भी कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस वाली बात जो है ना अपन थोड़ी देर के बाद करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग से बोलता है कि पहले तो बताओ मुझे कि टोटल पावर यहां पे कितना हो जाएगा। टोटल पावर है 150 वाट, ठीक है, 150 वाट। तो पावर का फॉर्मूला यूज करके V²/R निकाल सकते हो आप। तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? पावर अपने पास कितना है? 150। वोल्टेज कितना है? यहां पे इक्वल टू आएगा, यहां पे है 100 का स्क्वायर, मतलब दो बार मैं 100 लिख देता हूं। और यहां पे क्या है? R कौन सा? टोटल। यही R टोटल आपसे पूछा था, तो हम लोग इसको यहां भेज देंगे। यहां हो जाएगा R टोटल इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 5 से 2। आंसर इज 200/3 ओम। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कि क्या निकाला आपने यहां से? आपने यहां से निकाला है R टोटल। तो R टोटल यहां पे लिख देता हूं, यह है 200/3। फर्स्ट ओवर। नाउ सेकंड यहां पे करते हैं। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है तो क्या करंट मिल जाएगा? करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। V कितना है? 100, और R कितना है? R है 200/3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर, और यहां आ जाएगा 200। 0 0 कैंसिल, और यहां पे आ गया 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है कि रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस जो कि है 100 वाट का, यहां से आप बताओ कि, अच्छा आपसे पूछा है सिंपली कि R1 की वैल्यू बताओ। चलो ठीक है, तो आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है I²R, और यही करंट सब जगह जा रहा है। देखो तो I कितना है? I है 1.5, जिसको हम बोल सकते हैं 3/2, और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 100। सॉरी, R की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना है ना। पावर की वैल्यू कितनी है? 100। चलो, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 9/4 इंटू क्या आ गया? R1। सो यहां से R1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि होता है 400/9 ओम। ठीक है, R1 की वैल्यू मिल गई। यहां पे कॉपी कर लो, फिर जगह बन जाएगा, हम लोग R2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये चलो R2 यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अपना जगह काफी है। फोर्थ कर रहे हैं यहां पे, तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? R2 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पावर इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा? I² और R, और कौन सा है? 2 वाला। I तो देखो हर जगह सेम है, सीरीज में ना, तो करंट तो सेम होता है। तो I की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था? 3/2। 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। और ये कितना है? R2 तो हमें नहीं पता, और पावर हमें दिया हुआ है 50। तो आपने यहां पे कैलकुलेट किया, ये आता है इतना। सो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200/9 ओम। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया? हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। चारों क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गए। तो अच्छे सवाल है, आपको ढेर सारी चीजें इसमें पूछी हुई है। आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवीजन होते रहेगा इस तरीके से। चलिए कॉपी कर लीजिए।
अब हम लोग एक लास्ट पार्ट देखेंगे, कमर्शियल यूनिट। अब हम लोग देख रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है कि वो यूनिट जिसका बिल हमारे घर पे आता है। मतलब आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आती है वो यूनिट में आता है। बोला होता है कि लाइक 100 यूनिट उठा है या 101 यूनिट उठा है या कुछ और। तो ये जो यूनिट है ये क्या चीज है? तो देखो अगर मैंने किलोवाट आवर में रखा है किसको, एनर्जी को, एनर्जी को अगर हमने किलोवाट आवर में रखा है जिसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। कैसे? तो अगर मान लो मैंने बोला है कि एक हमारे पास यहां पे रेजिस्टेंस है जो कि है 100 ओम का, और इसको मैं 30 घंटे 30 आवर्स में यूज कर रहा हूं, ठीक है। और यहां से वोल्टेज अपने को कितनी है दी हुई, वोल्टेज है मान लो 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आता है वो सप्लाई। अच्छा, तो यहां पे बोल रहा है कि कितना हमारा बिल कितना आएगा अगर रेट जो है वो दिया हुआ है कि 10 रुपीज पर यूनिट आएगा। तो बोल रहा है कॉस्ट कितना बिल आएगा। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा कि एनर्जी कितना खर्च हुआ है, कितना आपने यूज किया है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि V² अपॉन R इंटू टी। बोलो लिख सकते हैं, 3 फॉर्मूले में से एक हमने यूज कर लिया। कितना आ जाएगा? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई R। R कितना है? 100। इसको यहां पे 0 0 कट हो गया। और टाइम कितना है? टाइम है 30 आवर्स। 30 आवर्स मतलब 30 इंटू 3600 कर सकते हैं, ठीक है। ये किस में आएगा? अच्छा एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं कि किलोवाट में कैसे लाएंगे। पहले आप कितना कर लो। अच्छा किलोवाट आवर में लाना है मुझे, तो मैं इसको ना क्या कर रहा हूं, आवर में ही लाने दे रहा हूं, सेकंड में नहीं ला रहा हूं। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये आएगा वाट आवर में। कैसे? देखो तो यहां पे आ गया 22 का स्क्वायर इंटू 30। ये किस में आया? ये आया अपना वाट आवर में। लेकिन हमको तो किलोवाट आवर में चाहिए, तो आप किलो में कैसे लाओगे? तो 22 इंटू 30 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 1000। तो कितना आ गया ये, और ये हमारा क्या आएगा? किलोवाट आवर। बोलो समझ में आया? ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, मतलब एनर्जी की वैल्यू हो गई कितना कि इतना। अच्छा इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कितना आएगा? 4 और 44 और 4 48 और इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। 4 3 are 12, 8 या 24, 25 बचा 2 14 और यहां पे आ गया इतना यूनिट आया है। यूनिट मतलब क्या हो गया? किलोवाट आवर। तो बिल कैसे आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना एनर्जी हमने यूज किया और साथ में ऐसे रेट कितना था 10 रुपए, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर इज 145 रुपीज 20 पैसे। ये हमारा क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ध्यान से देखो क्या क्या किया हमने। पहले एनर्जी कैलकुलेट किया। एनर्जी हम किस में चाहिए? हम लोग को चाहिए किलोवाट आवर में चाहिए। तो किलोवाट आवर में कैसे किया? पहले आर को हमने मतलब हमने यहां पे क्या किया, टाइम को हमने आर में रखा और बाद में हमने फर्दर जाके क्या किया कि किलो में कन्वर्ट कर दिया। किलो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वाट को किलोवाट में कैसे करोगे? तो डिवाइडेड बाई 1000 से हमने डिवाइड किया और बाद में हमने फिर क्या किया, जितनी एनर्जी हमने यूज किया इनटू रेट कर दिया। तो क्या मिल गया हम लोग को मिल गया कि कितना पैसा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कितना आएगा। और इसी के साथ अपना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल के टाइप करवा दिया मैंने। फिर आपको ढेर सारी हमने थ्योरी वाली चीज़ें बताई। थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है तो बहुत सारी चीज़ें बताने में समय लग गया है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करने पड़ेंगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।